हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आरएस प्री 2023 और आरएस प्री 2023 में आपकी जो इंडियन इकोनॉमी का जो अगर आप सिलेबस देखोगे तो उस सिलेबस में आपको मोटी मोटी ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। तो आज आपकी ओरिएंटेशन क्लास है और उस ओरिएंटेशन क्लास के साथ में जो है आपका एक छोटा सा टॉपिक सब्सिडी भी मैं कवर करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप इस सिलेबस को अगर आप मोटे-मोटे रूप में देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्टैटिक है। स्टैटिक यानी कि बहुत ही सीधे-सीधे हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं अगर आपसे कहूं कि अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रास्फीति की अवधारणा इन्फ्लेशन, तो मुद्रास्फीति की जो अवधारणा वाला ये टॉपिक है, ये अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि सर मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, इसका मतलब ये हमारा जो है स्टैटिक पोर्शन है। क्या है स्टैटिक पोर्शन? यानी कि हमने पढ़ रखा है। या मैं आपको कहूं कि गरीबी और बेरोजगारी वाला टॉपिक है, तो गरीबी और बेरोजगारी वाला टॉपिक जो है ये आपका स्टैटिक पोर्शन है, आपने पढ़ रखा है। या मैं आपसे कहूं कि जैसे राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक है, सर बेसिक सा टॉपिक है। समृद्धि और विकास की अवधारणा है, सर ये बेसिक सा टॉपिक है। लेखांकन वाला टॉपिक है, बेसिक सा टॉपिक है ना। ई कॉमर्स है, बेसिक सा टॉपिक है। या मैं आपसे कहूं कि एग्रीकल्चर है, उद्योग है, सेवा है, तो आप कहोगे कि सर ये इकोनॉमी के वो पोर्शंस हैं जो हम पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं या उससे पहले हमने कहीं ना कहीं इनके बारे में सुना है। लेकिन एक कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से अगर देखें तो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से हमें ये देखना होता है कि ये जो आरएस प्री में इंडियन इकोनॉमी का जो ये पोर्शन लिखा गया है, इस इंडियन इकोनॉमी वाले इस पोर्शन में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि उससे हमारे सवाल जो हैं वो बन जाए, या हमारी वो अप्रोच क्या होनी चाहिए जिससे अगर एग्जामिनर सवाल अगर बनाए तो हमें वो सवाल सीधा तो नहीं आता है लेकिन हम अपने नॉलेज से उस सवाल को सॉल्व कर पाए। तो जब इस पोर्शन को देखते हैं तब आपको ये समझ में आएगा कि सर इसमें इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें बेसिक नॉलेज के साथ में इसमें कुछ डायनेमिक अप्रोच होता है, कुछ गत्यात्मक अवधारणाएं होती हैं, कुछ गत्यात्मक अप्रोच होता है जो हमें ऑप्ट करना पड़ता है या हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ये गत्यात्मक अवधारणा क्या कहेंगे? जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे मुद्रास्फीति वाला टॉपिक है। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि मुद्रास्फीति की अवधारणा, प्रभाव और नियंत्रण तंत्र तो ठीक है, लेकिन मुद्रास्फीति जो है वो कितनी रही, सीपीआई मुद्रास्फीति कितनी रही, डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति कितनी रही, या गरीबी है तो एनएसएसओ का जो नया चक्र है उसके अनुसार इंडिया में कितनी गरीबी है, राजस्थान में कितनी गरीबी है, अप्स एंड डाउन्स क्या रहे हैं, बेरोजगारी का स्तर क्या है। या मैं कहूं कि नेशनल इनकम है, उसमें नेशनल इनकम में मैं आपको जीडीपी और एनडीपी पढ़ाने के बाद में आपसे ये कहूं कि जीडीपी जो है वो इंडिया की कितनी है ना, कितनी है, बेस ईयर पर कितनी है, करंट ईयर पर कितनी है, ठीक है ना। जीवीए और जीडीपी में क्या अंतर है, जीवीए में एग्रीकल्चर का कितना योगदान है, इंडस्ट्री का कितना है, सर्विस का कितना है। तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा कि डायनामिक हो जाएगा, इकोनॉमी अब थोड़ी डायनामिक रूप लेने लग गई है और सवाल एग्जामिनर आपका यहां से ज्यादा बनाता है, इन फैक्ट से, इन डेटा से। तो आपका ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में जो जो लाइनें लिखी गई है, बजट निर्माण, बैंकिंग, लोकविद, वस्तु और सेवा कर, जीएसटी, राष्ट्रीय आय, समृद्धि और विकास, लेखांकन, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, राजकोषीय मुद्रिक नीति, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र में कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, जो एलपीजी मॉडल आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे, आर्थिक सुधार हुए थे वो, या आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लो, मानव विकास सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, गरीबी बेरोजगारी, या कमजोर वर्गों के लिए जो योजनाएं हैं, कमजोर वर्गों के लिए जो योजनाएं हैं, ये सारा पोर्शन आपका लाइन बाय लाइन कवर होगा। लेकिन इस पोर्शन के साथ में इससे रिलेटेड जो भी करंट है जिससे इकोनॉमी का सब्जेक्ट डायनामिक बनता है, इस करंट में इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे हो, या राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे हो, या करंट अफेयर्स हो, या इंडिया का बजट हो, या राजस्थान का बजट हो जिसमें इंडिया की कुछ चीजें दे रखी है, इंडिया की कुछ योजनाएं दे रखी है, वो सारी आपके आने वाली क्लासों में कवर होने वाली है। ठीक है। अब देखिए, ये जो सिलेबस है इसको बाइफरकेशन कुछ इस तरीके से किया गया है। ये एक्चुअली मेरी किताब है इंडिया की इकोनॉमी की, इंडिया की इकोनॉमी की किताब है,
इंडिया इकोनॉमी की, इंडिया इकोनॉमी आरएस प्री 2023 के नाम से है, आरएस प्री 2023 बाय सुरेश राजपुरोहित। आपको ये किताब बाजार में मिल जाएगी, चाणक्य पब्लिकेशन के थ्रू है। इस किताब को मैंने पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा है और पूरा करंट, पूरा इकोनॉमिक सर्वे इसमें लिखा है जहां जहां भी आपके सिलेबस से टच होता है। तो मैं इसी पूरी किताब को कवर करवाऊंगा आपके, ताकि आपकी चीज भी कोई छूटे नहीं, और आप अगर इसको नोट्स फॉर्म में अभी से अगर साथ में रखकर पढ़ाई करना चाहते हो तो वो भी आपके बाजार में अवेलेबल है। इसमें आज हमारा जो ये टॉपिक है सब्सिडी वाला टॉपिक, चूंकि सब्सिडी वाला टॉपिक जो है वो सबसे छोटा है और उसमें एग्जाम से क्या सवाल बन सकते हैं, तो आज जो है हम सब्सिडी वाला टॉपिक जो है हम शुरू करने वाले हैं कि ये सब्सिडी में क्या पढ़ना चाहिए और क्या पढ़कर जाए कि हमारा एग्जाम में अगर सवाल आए तो वो हमारा सॉल्व हो जाए। देखिए ये जो सब्सिडी वाला टॉपिक है बेसिकली, अगर अगर जो है हम इसको देखें तो आप सबने एक चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी सर? सबसे पहले तो कई एग्जाम में मैं देखता हूं कि कई टीचर जो है वो पढ़ाते हैं कि सब्सिडी का मतलब क्या होता है ना? लेकिन सब्सिडी का मतलब तो आपसे पूछेंगे नहीं कि सब्सिडी से क्या तात्पर्य है, लेकिन मैं आपको कुछ दूसरा एस्पेक्ट्स दिखाना चाहता हूं कि सर ये सब्सिडी हमारे सिलेबस में अगर लिखी गई है तो आखिर ये सब्सिडी जो है वो कहां कहां किस तरीके से सरकार प्रोवाइड करती है। आप इसको देखिए, फिर आपको मैं डेटा की तरफ लेके जाऊंगा, आप उसको देखिए फिर मैं आपको डेटा की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है? तो देखो सब्सिडी, आपके जहन में दो तीन चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली क्या, देखो सब्सिडी जो होती है ना, सब्सिडी यानी कि अनुदान आप कह सकते हो। अनुदान का मतलब क्या हुआ? अनुदान और ऋण में फर्क होता है। अनुदान यानी कि ग्रांट, सब्सिडी एक तरीका का ग्रांट होता है जो किसी सरकार द्वारा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से या लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोवाइड करवाया जाता है। कैसे? अच्छा, ये सब्सिडी जो ग्रांट है ना, ये ग्रांट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करवाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करवाती है। केंद्र सरकार भी देती है और राज्य सरकार भी देती है। और जब भी कोई सरकार जो है अपना एक्सपेंडिचर करती है, जब भी कोई सरकार जो व्यय कर, आप अच्छा एक चीज आपको पता है, जो व्यय होता है वो दो तरीके का होता है एक्सपेंडिचर। एक ऐसा व्यय होता है जिसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी कि जिसको आप कहते हो राजस्व व्यय, और एक जिसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको आप कहते हो पूंजीगत व्यय। अब सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो सरकार का ऐसा व्यय जिससे सरकार को सीधा सीधा कोई बेनिफिट ना हो, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे मान लो आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और आपको सैलरी मिल रही है, इसका मतलब सरकार राजस्व व्यय कर रही है। आपको अगर मान लो महंगाई भत्ता प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब सरकार राजस्व व्यय कर रही है। सरकार जो है वो गरीबों के खाते में 1,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर कर रही है, महिलाओं को पेंशन दे रही है, बुजुर्गों को पेंशन दे रही है, 1,000, 750, 1,500 रुपए जो भी पेंशन दे रही है, पालनहार योजना के तहत 1,500 और 2,500 रुपए दे रही है। तो सरकार कौन सा व्यय कर रही है? सब्सिडी जो कौन सा व्यय कर रही है? वो रेवेन्यू व्यय कर रही है, राजस्व व्यय करती है। इसी राजस्व व्यय में सब्सिडी आती है। तो सब्सिडी सरकार का राजस्व व्यय होता है। क्या होता है? भले वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इसमें सरकार प्रोवाइड तो करती है किसी सेवा के बदले में या सीधा सीधा फ्री में, उसके बदले में सरकार को कुछ नहीं मिलता है या उससे कैपिटल असेट्स नहीं बनते हैं, परिसंपत्तियों का सर्जन नहीं होता है। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें किसी प्रकार का कैपिटल, किसी भी प्रकार का जो है असेट्स क्रिएशन नहीं होगा। असेट्स क्रिएशन क्या होता है? जैसे मान लो कहीं पर अगर आपने देखा कि सरकार ने व्यय किया और सरकार ने कहा कि हम डैम बनाएंगे, एक डैम बना दिया, सरकार ने कहा रोड बनाएंगे, सरकार ने कहा कि रेल की नई पटरियां बिछाएंगे, सरकार ने कहा कि नई ट्रेन बनाएंगे, सरकार ने कहा कि नए हॉस्पिटल बनाएंगे। यानी कि यहां पर आप देखोगे तो परिसंपत्तियों का सृजन हो रहा है, असेट्स क्रिएशन हो रहा है। अगर परिसंपत्तियों का सृजन हो रहा है, इसका मतलब वो पूंजीगत व्यय, पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर हब बन रहे हैं, नई नई पटरियां लगाई जा रही है, नए नए टेक्नोलॉजी को खरीदा जा रहा है, नए नए हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, नए नए एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहे हैं। ये सरकार के सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय, क्योंकि इससे सरकार जो है वो नई नई परिसंपत्तियों का सृजन कर रही है जिसका बेनिफिट सरकार को आज और भविष्य में मिलता रहेगा।
कोई भी देश चाहेगा कि उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा से ज्यादा, पूंजीगत व्यय ज्यादा से ज्यादा हो। आप भी चाहोगे ना। जैसे मान लो आपके पिताजी है, आपके पिताजी लाख रुपए कमा कर आए, है ना, लाख रुपए कमा कर आए। अब आपके पिताजी लाख रुपए कमा कर आए, आपके पिताजी ने कहा कि एक काम करता हूँ 50,000 रुपए में जो है, 50,000 रुपए में जो है मैं एक काम करता हूँ कि 50,000 रुपए में एक प्लॉट खरीदता हूँ। तो आपके पिताजी ने 50,000 रुपए में मान लो गांव में कोई छोटा सा प्लॉट खरीदा, तो आपके पिताजी ने कौन सा व्यय किया? आपके पिताजी ने पूंजीगत व्यय किया। उसके बदले में उन्होंने एक असेट को क्रिएट किया है अपनी लाइफ में, जो उनके लिए फ्यूचर में बेनिफिट उनको करवा सकती है। कैसे? मान लो प्लॉट कल 10 लाख का हो गया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो अच्छा होता है। अगर वो 10 लाख का हो गया तो बेनिफिट है। मान लो उस प्लॉट को कल उन्होंने किराए पर दे दिया, तो भाई किराया भी मिलेगा, आने वाले समय में उनको बेनिफिट होगा। मान लो उस प्लॉट को जो है उन्होंने एक मॉल खड़ा कर दिया, 10 दुकानें बना दी और 10 दुकानों को किराए पर दे दिया, या एक एक दुकान को बेच दी, 10 दुकान, तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होता है। बाकी के 50,000 रुपए और पड़े थे, उस 50,000 रुपए को लेकर आपने कहा कि पिताजी पिताजी मुझे जो है वो गोवा घूमने जाना है, और आपने 50,000 रुपए अपने पिताजी से लिए और आप गोवा घूम के आ गए। तो इसके बदले में आपके पिताजी को कुछ नहीं मिला, 50,000 रुपए वे हो गए और आप घूम के आ गए। तो जो व्यय हो गए और घूम के आ गए और कुछ मिला नहीं, वो होता है राजस्व व्यय। सब्सिडी भी इस प्रकार का एक रेवेन्यू व्यय होता है। क्या होता है? राजस्व व्यय होता है। और कोई भी सरकार चाहती है कि उसकी सब्सिडी कम से कम हो, चाहेगी ना, सरकार चाहेगी उसमें सब्सिडी कम से कम देनी पड़े। क्यों? क्योंकि जो ये सब्सिडी है ये एक्चुअल में एक सरकार के ऊपर बर्डन होता है, बर्डन एक तरीके का भार होता है। और सरकार सब्सिडी तब प्रोवाइड करती है जब इकोनॉमी में कोई सेक्शन ऐसा है जो काफी वीक है, कमजोर है, भले ही वो सोशल तरीके से वीक हो, सामाजिक रूप से कमजोर है, इकोनॉमिकली वीक हो, पॉलिटिकली वीक हो, या किसी और तरीके से। या तो वो इकोनॉमी में या तो वो पर्सन हो सकता है, या इकोनॉमी का कोई सेक्टर हो सकता है, या तो वो कोई व्यक्ति हो सकता है। जैसे मान लो हमारे एससी और एसटी समुदाय जो है उनके पढ़ाई के लिए सरकार जो है फॉरेन में कहती है, जैसे राजस्थान सरकार ने एक अंबेडकर जो विदेशी छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी लड़का जो है वो अमेरिका या किसी और देश की यूनिवर्सिटी में जाकर पीएचडी करना चाहता है, अगर वो हमारे एससी समुदाय का है और वो पीएचडी करना चाहता है, तो सरकार उनको 25 लाख रुपए का जो है वो एक तरीके का क्या देगी, 25 लाख रुपए का जो है सरकार जो है उनको स्कॉलरशिप देगी। एक प्रकार की स्कॉलरशिप क्या, एक तरीके की सब्सिडी है, सरकार प्रोवाइड करेगी। या मान लो राजस्थान सरकार ने कहा कि जो इंदिरा महिला शक्ति उद्यम योजना है, उसमें महिलाओं को जो है हम 25 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का जो है वो ऋण प्रोवाइड करेंगे। और 1 करोड़ का जो ऋण प्रोवाइड करेंगे, ये ऋण कौन देगा? बैंक देगा। लेकिन बैंक जो है, बैंक से ये लोन दिलवाएंगे तो बैंक मान लो 10% जो है वो ब्याज लेगा ना। तो इन्होंने कहा कि इसमें 8% जो है हम सब्सिडी देंगे, इंटरेस्ट सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी। यानी कि सरकार कह रही है कि आपको ये लोन जो है वो 10% ब्याज पर मिलेगा, तो उसमें 8% ब्याज हम आपका भरेंगे, ठीक है ना। आपको तो 2% ही बढ़ना है इसका ब्याज, यानी कि लोगों को ये लोन सस्ता हो गया। इसका मतलब सरकार ने क्या कर दी? सब्सिडी दे दी। तो सब्सिडी क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझिए कि सब्सिडी जो है वो एक सरकार का राजस्व व्यय होता है। क्या होता है? एक राजस्व व्यय होता है। और सब्सिडी जो प्रोवाइड की, कई लोग ऐसा समझते हैं कि सब्सिडी का मतलब ये होता है कि बाजार मूल्य और लागत के बीच में जो फर्क है वो सब्सिडी है। लेकिन सब्सिडी अगर आप देखोगे तो सब्सिडी कई तरीके की है। देखो, आपको अब एक चीज आपको समझ में आ गई, इसे समझ में आ गया, समझ में ये आ गया कि सब्सिडी जो है ना सर, सब्सिडी वो एक तरीके का जो है राजस्व व्यय है, ठीक है, एक तरीके का सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है? राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय। अब राजस्व व्यय है तो सरकार सब्सिडी कैसे प्रोवाइड करती है? देखो, सरकार के सब्सिडी देने के तरीके देखो। सरकार सब्सिडी दो तरीके से देती है, एक तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट, और एक अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से कैसे देती है सरकार सब्सिडी? सरकार ने प्रत्यक्ष सब्सिडी मतलब कैसे देती है? जैसे मान लो सरकार ने कहा कि एक काम करो, आप जो है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसके तहत जो है आप एक काम करो, सिलेंडर लेके आओ। और वो सिलेंडर आपको कितने में मिला? 1100 रुपए में, 1100 रुपए में मिला। तो आप जो दुकानदार है सिलेंडर वाला है ना, जो एजेंसी वाला, उसके पास में जाओ, उसको 1100 रुपए ट्रांसफर कर लो, 1100 रुपए ट्रांसफर कर लो और आपको सिलेंडर मिल जाएगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने कहा कि हम ये सिलेंडर जो है वो आपको 500 में प्रोवाइड करवाएंगे। कितने में कहा? राजस्थान सरकार ने क्या क्या कहा? हमें आपको ये सिलेंडर 500 में प्रोवाइड करवाएंगे।
तो सरकार ने कहा कि आप 1100 में ले लो, हम आपको 500 में प्रोवाइड करवाएंगे, तो बाकी का 600 रुपया जो है वो लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी कर दिया जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसफर कर लिया आपके अकाउंट में। यानी कि 600 रुपए सरकार ने जो ये सब्सिडी के रूप में जो पैसा था वो आपके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर लिया। ये प्रत्येक सब्सिडी है सरकार ने। आप किसी विदेश में जा रहे हो और विदेश में जो है आपको जो लोन है, मान लो एजुकेशन लोन जो है वो काफी महंगा मिल रहा है, 10 लाख का लोन चाहिए था और आपको कहा कि 10% ब्याज पर मिलेगा। सरकार ने कहा कि नहीं, हम बीच में हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम 5% आपको ब्याज सब्सिडी देंगे। यानी कि आपको 10% में जो लोन मिल रहा था अब आपको 5% में ही मिलेगा, आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर लिया। ठीक है। या आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना था, प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार जो है वो तकरीबन 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती थी, आपके सीधे खाते में आती थी सब्सिडी का पैसा, है ना, आपका छूट का पैसा सीधा खाते में आता था। इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है? इनडायरेक्ट सब्सिडी ऐसे होती है जैसे आप गेहूं लेने गए, है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या अंत्योदय अन्न योजना या लक्ष्य, जिसको कहते हैं खाद्य सब्सिडी। कौन सी होती है? खाद्य सब्सिडी। आप गेहूं लेने के लिए गए तो गेहूं लेने, मान लो ये दुकान है गेहूं की आपके गांव में, जिसको अपन कोटा कहते हैं, राशन की दुकान है ना। अब यहाँ पर आप गेहूं लेने के लिए गए। अब ये गेहूं जो है आपने देखा कि बाजार में तो गेहूं की कीमत 15 रुपए प्रति किलो है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप बीपीएल में हो तो आपको मान लो गेहूं जो है वो 1 रुपए किलो में मिला, यानी कि 14 रुपए का फर्क है। तो आपको तो 1 रुपए में मिला ना, आप यहाँ पर कोटा में आपके पास में बीपीएल का राशन कार्ड था, आपको तो 1 रुपए में मिला। तो सरकार ने, ये सरकार के लिए गेहूं खरीदता कौन है? तो सरकार के लिए गेहूं खरीदता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सरकार ने एफसीआई को 14 रुपए की सब्सिडी दी थी कि भाई एफसीआई ने ये गेहूं जो है 15 रुपए में कहीं से खरीदा होगा और 15 रुपए में खरीदा और एफसीआई को कहा कि एक काम करो, आप ये गेहूं जो है 1 रुपए में जो है लोगों को उपलब्ध करवाओ। तो एफसीआई ने कहा कि भाई 1 रुपए में उपलब्ध करवाएंगे, तो कैसे करवाएंगे? तो सरकार ने कहा आप टेंशन मत लो, हम आपको 14 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। तो सरकार ने 14 रुपए की सब्सिडी जो है इस एफसीआई को दी, जिसके कारण 1 रुपए में ये गेहूं जो है वो आम पब्लिक तक पहुंचा, यानी कि अप्रत्यक्ष। लेकिन मिली तो सही ना सब्सिडी मिली तो सही। सब्सिडी के और भी बहुत सारे प्रकार है। सामाजिक सब्सिडी इस तरीके से भी बांट सकते हो। सामाजिक सब्सिडी का मतलब ये होता है, जैसे आप देखो पेंशन योजना, या आपके लिए जो है आपने देखा प्रधानमंत्री बीमा योजना है, अटल बीमा योजना है ना, आप प्रोविडेंट फंड है, वहां पर भी जो है आप जितना अंशदान करते हो उतना ही अंशदान सरकार जो है करती है वगैरह। ये सब सामाजिक पेंशन है। कई तरीके की आर्थिक पेंशन है, सॉरी आर्थिक सब्सिडी। आर्थिक सब्सिडी का मतलब ये हुआ कि जैसे इंदिरा महिला शक्ति उद्यम योजना में तो आप लोन लेने के लिए जा रहे हो, तो बैंक से लोन महंगा मिल रहा है तो आपको सस्ता दिलवा दिया। या आपने सुना होगा कि एक राजस्थान में योजना है, एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी है ना, 2019 में आई थी, कृषि प्रसंस्करण नीति। उसमें देखा होगा कि आप जो है बैंक से लोन लेने के लिए जाते तो सरकार वहां पर आपको ब्याज सब्सिडी पर, ये आर्थिक सब्सिडी है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रोवाइड करवाती है। तो सब्सिडी के कई प्रकार है। तो सब्सिडी जो है अगर आप देखोगे तो सब्सिडी आपको अभी इतना हमें समझ में आया कि सर सब्सिडी जो है वो एक तरीके का ग्रांट होता है, अनुदान होता है, और इसके बदले में सरकार को कुछ मिलता नहीं है। ये जो सब्सिडी होती है ये सेंटर भी प्रोवाइड करता है, स्टेट भी प्रोवाइड करती है। और ये जो सब्सिडी है ये सरकार का एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय होती है, जो सरकार के ऊपर आमतौर पर एक तरीके का बोझ होता है। सरकार सब्सिडी उन्हीं सेक्टर में प्रोवाइड करती है जो सेक्टर कमजोर है और जिनको प्रमोशन देना होता है। जैसे आपने देखा होगा उत्पादन लिंक प्रोत्साहन, एक्सपोर्ट लिंक्ड प्रमोशन स्कीम है, जिसमें सरकार जो है वो निर्यात एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है, सरकार जो है वो सेल सब्सिडी देती है, सरकार जो है वो एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी देती है। जैसे अभी सरकार द्वारा अभी ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर रोजगार प्रोत्साहन योजना आया है, जिसमें सरकार ने कहा कि ऐसे जो भी एम्प्लॉयर जो नियोक्ता है और जो नए नए लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हम उनको जो है 7% जो है हम प्रोविडेंट फंड में जो है पैसा जमा करवाएंगे। इसका मतलब वो एक तरीके की सब्सिडी है। तो वो कमजोर सेक्शन है, या फिर सब्सिडी उनको प्रोवाइड करवाई जाती है जो कमजोर हमारे इकोनॉमी के सेक्टर के अलावा कमजोर तबके के जो लोग हैं, उनको सामाजिक पेंशन देनी हो, आर्थिक सहायता देनी हो, वहां उनको सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। अब ये सरकार का अगर ये सरकार का एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर एक सरकार का जो है एक तरीके का जो है ये राजस्व व्यय है, तो ये राजस्व व्यय जो है वो सरकार का कितना है? तो देखो अगर भारत का ये 2000, अब आपके प्री में जो सवाल आएंगे वो ध्यान में रखना है
कि भारत सरकार का अगर आप बजट 2023-24 का अगर आप बजट देखोगे तो 2023-24 के बजट में सरकार ने कहा है कि हमारा जो टोटल बजट है उस टोटल बजट का 7% जो पैसा है वो हम सब्सिडी पर खर्च कर रहे हैं। समझ रहे हो कितना बड़ा डेटा है। मतलब सरकार ने कहा है कि हम अपने टोटल एक्सपेंडिचर, बजट बजट में क्या होता है, बजट में सरकार कहती है कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे, बजट एक्सपेंडिचर को बताता है। सरकार ने कहा कि हमारा जो टोटल बजट है, मान लो कि सरकार का बजट 100 रुपए का, तो 100 रुपए के बजट का 100 रुपए जो खर्च करेगी उसमें से 7 रुपए जो पैसा है सरकार कहां खर्च करेगी, सब्सिडी के रूप में। सरकार क्या करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। बहुत बड़ी राशि होती है ये। और ये अगर आप देखोगे 7% कितना है, 7% जो है वो 4 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने कहा कि 2023-24 में हम जो है 4 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए जो हमारे टोटल बजट का 7% है वो हम सब्सिडी में खर्च करेंगे। यानी सरकार का ये जो 7% यानी कि 4 लाख करोड़ रुपए है, ये भारत सरकार का एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय में सब्सिडी का भाग है। सरकार राजस्व व्यय करेगी, उस राजस्व व्यय में जो है ये सब्सिडी का भाग है। और सरकार ने ये भी कहा है कि ये जो हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे ये मुख्य रूप से जो है वो हम 3 सेक्टर में प्रोवाइड कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो है वो 3 सेक्टर में जो है हम सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो 3 सेक्टर में जो हम सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, हालांकि सरकार इसके अलावा और भी कई सब्सिडी है लेकिन वो छोटी छोटी सब्सिडी है, ठीक है ना, छोटी छोटी सब्सिडी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इससे जो पिछले साल वाला बजट था, जो आर्थिक सर्वेक्षण में डेटा मिलता है भाई, ये तो 23-24 का बजट है, तो 23-24 के बजट में तो 4 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख जो हमारे टोटल बजट का 7% है। इससे जो पिछले वाला बजट था 2022-23 का, सरकार ने 2022-23 में जो टोटल सब्सिडी का पैसा खर्च किया था वो 5.6 लाख करोड़ रुपए था, 5.6 लाख करोड़ रुपए। इस साल इन्होंने कम किया है, मतलब लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी का पैसा इन्होंने कम किया है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे बजट ये कहता है कि भाई ये सरकार ने पैसा सब्सिडी के रूप में खर्च कम किया है, तो कैसे किया है। तो सरकार ने कहा कि देखिए हमने जो है, जो खाद्य सब्सिडी में है, जो फूड सब्सिडी है, उस फूड सब्सिडी में जो है हमने कमी की है। और सरकार ने जो खाद्य सब्सिडी में कमी की है उसके कारण सरकार का लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो पैसा सब्सिडी का वो बचा है। ये अच्छी भी बात है। आपके जहन में ये सवाल भी आना चाहिए कि सर पहले ऐसा क्या लोगों को खाद्य सब्सिडी से बाहर निकाला गया? नहीं, बाहर नहीं निकाला गया। मैं आपको एक कारण बताता हूं। क्या हुआ था कि 2021-22, 22-23 के आसपास कोविड के कारण जो है काफी लोग प्रभावित हुए थे, और कोविड के कारण काफी लोग घर आ गए थे, खूब सारे मजदूर भी घर आए थे। तो सरकार ने एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई थी, अगर आपको याद हो। उस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है वो प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज जो है वो फ्री में दिया जाता था। अब आपके मन में ये सवाल आया कि प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज फ्री में दिया जा रहा है, भले वो आप एपीएल से हो या बीपीएल से हो। अगर आप जो है पहले किसी दूसरे राज्य में काम कर रहे थे और आप जो है अब राजस्थान में आ गए हैं और आपके पास कोई काम नहीं है, तो आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है वो तकरीबन 1 साल भर जो है वो सरकार ने 5 किलो अनाज जो है वो फ्री में दिया था। अब एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 25 किलो अनाज फ्री में। तो इसके कारण सरकार की खाद्य सब्सिडी, अब भाई फ्री में दिया है तो इसका मतलब सरकार ने गेहूं कहीं से तो खरीदा होगा, और आपने गेहूं खरीदा, भाई मान लो सरकार ने जो है ये गेहूं खरीदा, मान लो एक व्यक्ति को 5 केजी गेहूं खरीदा, और 5 केजी गेहूं जो है वो 50 रुपए में खरीदा, और आपको लाभार्थी को जो है वो फ्री में देना है, यानी कि 5 केजी गेहूं जो है वो 0 रुपीज में देना है। तो आप तभी दे पाओगे जब आपको ये 50 रुपए की आप क्या दोगे, सब्सिडी दोगे। भाई तभी तो आप दे पाओगे ना, 50 रुपए की सब्सिडी आपको देनी पड़ेगी। और 50 रुपए की जो ये सब्सिडी आपने दी इस गेहूं के बदले में, इसको ही कहते हैं फूड सब्सिडी। भाई फ्री में तो तब जाएगा ना जब 50 रुपए सब्सिडी सरकार देगी कि नहीं इनसे आप मत लो, हम पैसे दे देते हैं आपको। तो सरकार ने ये देखा कि वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो चल रही थी उस समय, उसको बंद कर दिया गया, अब जरूरत नहीं है। तो उसके कारण सरकार का 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो सब्सिडी का पैसा था वो बचा सरकार का। तो उसके कारण जो है लास्ट ईयर आप देखोगे तो
5.6 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है हमने सब्सिडी के रूप में पैसा खर्च किया था, जो 23-24 में हम 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास कर रहे हैं, जो हमारे टोटल बजट का 7% है। लेकिन आज भी अगर हम सर्वाधिक पैसा जो सब्सिडी में खर्च कर रहे हैं तो वो खाद्य सब्सिडी, फूड सब्सिडी जो है उसमें जो है हम सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। फूड सब्सिडी के बाद में जो है हम फर्टिलाइजर सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी में हम सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। उसके बाद में जो है हम पेट्रोलियम सब्सिडी, स्पेशल रूप से सिलेंडर में पेट्रोलियम सब्सिडी, एलपीजी वाली सब्सिडी जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसमें हम पैसा खर्च कर रहे हैं। उसके बाद में कई अन्य सब्सिडियां हैं, जैसे आपको किसानों को जो है वो ब्याज सब्सिडी दी जाती है। अगर आप सोलर पंप ले खरीदने के लिए जा रहे हैं तो वहां आपको सब्सिडी दी जा रही है। आप विदेशों में अगर जो है पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर एजुकेशन सब्सिडी दी जाती है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सब्सिडियां मिला दी जाए तो वो बहुत कम है, लेकिन सबसे ज्यादा सब्सिडी जो है वो फूड सब्सिडी आज भी दी जा रही है। और मैं कहूंगा कि फूड सब्सिडी जो है इस टोटल सब्सिडी का लगभग जो है वो 56%, यानी कि 4 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा तो सरकार जो है वो फूड सब्सिडी देगी। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर एक बात तो हमें समझ में आ गई क्या, कि सरकार जो है, सुनना अभी मैं आपको अभी इसको 2-3 चीज को समझना कि 2023-24 में सरकार जो है वो अपनी टोटल सब्सिडी जो है वो 4 लाख करोड़ रुपए की दे रही है। और 4 लाख करोड़ रुपए कितना है, 7% के आसपास है। उसमें सर सबसे ज्यादा सब्सिडी जो दी जा रही है नंबर 1 पर, वो सर खाद्य सब्सिडी दी जा रही है। अभी आपने बताया नंबर 1 पर खाद्य सब्सिडी यानी कि फूड सब्सिडी है। उसके बाद में सर दूसरी सब्सिडी दी जा रही है वो सर फर्टिलाइजर यानी कि सर उर्वरक सब्सिडी दी जा रही है। सर ये भी समझ में आ गया, ठीक है, प्री में आ जाएगा सवाल नंबर। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है सब्सिडी दी जा रही है वो सर एलपीजी या जिसको हम कहेंगे पेट्रोलियम सब्सिडी। और पेट्रोलियम सब्सिडी पहले केरोसिन पर दी जाती थी, केरोसिन वाली तो समाप्त हो गई। आजकल केवल जो है वो एलपीजी में जो गैस सिलेंडर में उज्ज्वला योजना है उसमें सब्सिडी जो है सरकार देती है। अब सरकार जो ये फूड में नंबर 1 पर सब्सिडी दे रही है, फूड में नंबर 1 में जो ये सब्सिडी दे रही है, ठीक है, और जो टोटल सब्सिडी का लगभग 50% है, सरकार कैसे देती है फूड में सब्सिडी? देखो फूड सब्सिडी सरकार किस तरीके से देती है। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा एक टारगेटेड पीडीएस, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सुना है आपने? ये मैं यहाँ पर डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रहा, नाम ही क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपके एक पूरा टॉपिक है लोक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का आपका एक नया ही पूरा टॉपिक है। जब नया टॉपिक है तो उसको पढ़ाना ही है, तो मैंने कहा कि उसको अपन साथ में उसको देखेंगे, ठीक है ना, साथ में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो तो ये है लक्षित। तो उसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि बीपीएल परिवारों को जो गेहूं है वो 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो दिया। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी आपने एक्ट सुना होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, जिसके तहत जो है आपने देखा होगा कि लगभग 50 और 75% जनसंख्या यानी कि लगभग 66% जनसंख्या देश की कवर होती है, उनको गेहूं जो है वो सस्ते में दिया जाता है। फिर आपने सुना होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। फिर आपने नाम सुना होगा मिड डे मील, है ना, मिड डे मील में जो स्कूलों में खाना दिया जाता है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को, तो वो भी खाना फ्री में है। तो सरकार ने गेहूं चावल खरीदा तो होगा, तो वहां पर सब्सिडी दी जाती है। इसी तरीके से आईसीडीएस का योजना का नाम सुना होगा, है ना, एकीकृत बाल विकास, जिसमें 6 छोटी छोटी योजनाएं चलती है। तो वहां पर आंगनबाड़ी में महिलाओं को खाना वगैरह दिया जाता है ना। तो ये खाद्य सब्सिडी है। इसके लिए सरकार को यहाँ पर इनको क्या दिया जाता है, यहाँ पर इनको खाना दिया जाता है। खाने में यहाँ पर गेहूं दिया जाता है, यहाँ पर इनको चावल दिया जाता है, यहाँ पर आपको चीनी दी जाती है, मोटे अनाज दिए जाते हैं। तो ये सरकार यहाँ पर इन वर्ग को फ्री में देती है या 1 रुपए 2 रुपए में देती है। तो इसके लिए सरकार को पहले इसको खरीदना पड़ता है। खरीदती कैसे है सरकार? एफसीआई को, कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कहा गया है कि सरकार के लिए खरीदिए। अब फूड कॉर्पोरेशन इंडिया किससे खरीदती है गेहूं चावल? किसानों से। तो किसानों से खरीदती है तो किसानों को पैसा तो देना पड़ता है। तो सरकार एफसीआई के माध्यम से किसानों को पैसा देती है, लेकिन यहाँ इस वर्ग को फ्री में अवेलेबल करवाती है। जब फ्री में अवेलेबल करवाती है तो सरकार को क्या देनी पड़ती है? यहाँ पर सब्सिडी देनी पड़ती है, जिसको फूड सब्सिडी कहते हो। क्या कहते हो? फूड सब्सिडी कहते हो। दूसरा जिसको कहते हैं उर्वरक सब्सिडी। उर्वरक 2 तरीके के होते हैं। उर्वरक सब्सिडी एक तो यूरिया में दी जाती है, यूरिया के रूप में, और दूसरी दी जाती है जिसको आप कहते हैं पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, है ना, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। सबसे उर्वरक में सबसे ज्यादा, फर्टिलाइजर सब्सिडी में सबसे ज्यादा दी जाती है यूरिया। यूरिया पॉलिसी 2015 में भी लाई थी, जिसमें सरकार ने ये कहा था कि यूरिया, है ना, जो आमतौर पर किसान खूब यूज करता है, और ये यूरिया जो है ये
जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है 1966 के आसपास, जब हरित क्रांति हुई है, तब से ये यूरिया की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी पंजाब हरियाणा, उसके बाद अलग स्टेट में। राजस्थान में भी वाइट कलर का आपने देखा होगा यूरिया, जब इसको उगाते हैं तो मिट्टी के सारे पोषण तत्व जो हैं वो पौधा खींच लेता है और वो पौधे में पैदावार बहुत अच्छी होती है, उपज, लेकिन उससे मिट्टी खराब हो जाती है क्योंकि एनपीके का रेशियो जो है वो 4:3:1 होना चाहिए, लेकिन ये यूरिया के कारण वो बढ़ जाता है नाइट्रोजन का रेशियो। और नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा लोग जो है मतलब जमीन को कंज्यूम करवा रहे हैं किसान, उसमें जो बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। और यूरिया का उपयोग जो है वो लोग जो है वो दूध में भी यूज करना, मतलब फूड एडल्ट्रेशन, मिल्क एडल्ट्रेशन में भी होना लग गया। तो सरकार ने एक नीम लेपित यूरिया, नीम कोटेड यूरिया भी लाया था, ताकि जो है इसका उपयोग जो है आप एग्रीकल्चर के अलावा कहीं नहीं कर सकते हैं। 2015 में यूरिया पॉलिसी भी लाई थी, वो सारा मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में क्या होता है कि जो छोटे छोटे पोषक तत्व होते हैं, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है वगैरह है, उस बेस पर जो है उन कंपनियों को, जो कंपनी जितना रेशियो में अपने बॉक्स में जो है पोटेशियम, फॉस्फोरस वगैरह उपयोग करेगी, ये रसायन मंत्रालय की है, केमिकल मिनिस्ट्री की ये योजना है, तो उसके आधार पर उनको सब्सिडी दी जाती है। तीसरी जो उज्ज्वला योजना है, एलपीजी सब्सिडी आजकल केरोसिन में बंद हो गई है, उज्ज्वला के रूप में दी जा रही है। तो उज्ज्वला में आपको पता है कि आप गैस का जो सिलेंडर आता है, जो भी उज्ज्वला में जिनका नाम है, उनके लिए सरकार बहुत नॉमिनल रेट में प्रोवाइड करवाती है। तो ये आपकी सब्सिडी की क्लास थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। आपके एग्जाम ओरिएंटेड से आपको ये की दो चीज ध्यान में रखनी है कि सब्सिडी जो है वो एक तरीके का राजस्व व्यय होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। सब्सिडी जो है वो इस साल के बजट में जो है वो 4.03 लाख करोड़ रुपए है, जो अपने कुल बजट का 7% है। पहले ये 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास हुआ करती थी, 5.6, अब वो कम हो गई है। सब्सिडी में सर्वाधिक सब्सिडी जो है वो फूड सब्सिडी, खाद्य है, उसके बाद उर्वरक और उसके बाद पेट्रोलियम सब्सिडी दी जाती है। फूड सब्सिडी को कम किया गया, लेकिन आज भी सर्वाधिक जो है वो फूड सब्सिडी ही दी जाती है। तो आज ये हमारी क्लास है। आने वाले समय में जो है आपको सारी एक से एक क्लासेस जो है सीक्वेंस वाइज मिलती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का।